नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। असली शिवसेना किसके पास है, इसको लेकर आज एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई, जिसके बाद अब कल तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई है। उद्धव ठाकरे की ओर से कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास 2/3 विधायक हैं तो आप किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाइए या अपनी नई पार्टी बना लीजिए। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 2/3 ये नहीं कह सकते हैं कि वो ही असली मूल पार्टी हैं। उन्होंने कहा कि 10वीं अनुसूची का पैराग्राफ 4 इसकी अनुमति नहीं देता है। इस पर सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि आपके अनुसार उन्हें बीजेपी में विलय करना होगा या उन्हें एक नई पार्टी बनानी होगी और इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करानी होगी। इस पर सिब्बल ने कहा यही एकमात्र बचाव संभव है। सिब्बल ने कहा कि उनका तर्क है कि उनके पास बहुमत है, लेकिन बहुमत को 10वीं अनुसूची द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। किसी भी प्रकार का विभाजन 10वीं अनुसूची का उल्लंघन है। सिब्बल ने कहा कि आज जो किया जा रहा है वो 10वीं अनुसूची का इस्तेमाल दल बदल को प्रोत्साहित करने के लिए करता है। अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो बहुमत का उपयोग किसी भी सरकार को गिराने के लिए किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने एकनाथ शिंदे गुट को लेकर कहा कि अगर वो दल बदलू हैं तो फिर बाद में की गई सभी कार्रवाई अवैध हो जाती है, जैसे अध्यक्ष का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव, सदन की कार्यवाही, सभी। इसके अलावा ठाकरे की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा उनके लिए उपलब्ध एकमात्र बचाव दूसरी पार्टी में विलय है और इसका वो दावा नहीं कर रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून को ताक पर रख दिया जा रहा है। वहीं एकनाथ शिंदे के वकील ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून सदस्यों को लॉक करने के लिए उन नेताओं के लिए हथियार नहीं है जो संख्या खो चुके हैं। महाराष्ट्र में उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे के वकील हरीश साल्वे ने उद्धव के अपने विधायकों से न मिलने का जिक्र करते हुए कहा कि अगर बड़ी संख्या में विधायक हैं जो मुख्यमंत्री के काम करने के तरीके से संतुष्ट नहीं हैं और बदलाव चाहते हैं तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। इस पर सीजेआई एनवी रमना ने कहा लेकिन क्या आप ये कहकर नई पार्टी बना सकते हैं कि नेता आपसे नहीं मिल रहा है। जिस पर साल्वे ने कहा कि हम पार्टी में ही हैं, हम पार्टी के भीतर असंतुष्ट सदस्य हैं। एकनाथ शिंदे का पक्ष रखते हुए वकील साल्वे ने कहा कि हम सब एक ही राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन सवाल ये है कि राजनीतिक पार्टी का नेता कौन है। साल्वे ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून उन पर लागू होगा जिन्होंने पार्टी छोड़ी हो, यहाँ तो नेता बदलने की बात कर रहे हैं। इस पर सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि आपने चुनाव आयोग का रुख क्यों किया है। इस पर एकनाथ शिंदे के वकील ने कहा आगामी चुनाव हैं और चुनाव चिन्ह किसको मिले इसके लिए। आज़ादी के 75 साल होने के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार ने अलग अलग कार्यक्रमों के बीच सोशल मीडिया की डिस्प्ले पिक्चर यानी कि डीपी में तिरंगा लगाने की मुहिम भी शुरू की है। ऐसा करने की अपील पीएम मोदी ने की थी। इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने इसमें थोड़ा बदलाव किया है। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर लगाई है, जिसमें उन्होंने तिरंगा पकड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तस्वीर शेयर की और साथ में लिखा देश की शान है तिरंगा, हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। इसके अलावा कुछ लोग बीजेपी से उनके सावरकर, गोलवलकर या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के हाथ में तिरंगा वाली पिक्चर लगाने की चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा हम हाथ में तिरंगा लिए अपने नेता नेहरू की डीपी लगा रहे हैं, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री का संदेश उनके परिवार तक ही नहीं पहुंचा, जिन्होंने 52 सालों तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया, वो क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा प्रमुख मायावती ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीएसपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में व्यापक जनहित व अपनी मूवमेंट को भी ध्यान में रखकर श्री जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है तथा जिसकी मैं आज औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रही हूँ। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की छापेमारी जारी है। मंगलवार को भी ईडी ने 6 और जगहों पर छापेमारी की। इस बीच पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि एजेंसी द्वारा जब्त किए गए करोड़ों रुपए उनकी जानकारी के बिना उनके फ्लैट में रखे गए थे। अस्पताल जाते समय मीडिया से बात करते हुए अर्पिता मुखर्जी ने दावा किया कि जब्त की गई नकदी उनकी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि नकदी उनकी अनुपस्थिति में और उनकी जानकारी के बगैर उनके अपार्टमेंट में रखी गई थी। बता दें अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से ईडी को 50 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था और 5 किलो सोना भी मिला था, जिसके बाद पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। चीन की धमकी के बावजूद अमेरिकी संसद के सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी मंगलवार रात ताइवान पहुंची। चीन इससे पहले लगातार कह रहा था कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान आती हैं तो गंभीर परिणाम होंगे। चीन ने सैन्य टकराव की भी धमकी दी थी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ।
ताइवान पहुंची अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मुलाकात की। पेलोसी ने उन्हें भरोसा दिया कि अमेरिका ताइवान के साथ है, हम यहां अमेरिका ताइवान दोस्ती के तहत आए हैं। अमेरिकी संसद के सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के बीच ताइवान का आरोप है कि 20 से अधिक चीनी सैन्य विमानों ने मंगलवार देर रात को ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में उड़ान भरी है। जैसे ही यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान में उतरा, चीन के फाइटर विमान ताइवान की सीमा में घुस गए। बता दें, चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान का दावा है कि वो एक स्वतंत्र द्वीप है। वहीं नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से पहले अमेरिका ने भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर समेत 4 अमेरिकी वॉरशिप ताइवान के पूर्व में तैनात किए। अमेरिका ने इसको हालांकि नियमित तैनाती बताया। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ताइवान का इस्तेमाल चीन को घेरने की कोशिश में कर रहा है। अमेरिका लगातार वन चाइना पॉलिसी को चुनौती दे रहा है। वो ताइवान में अलगाववादियों की आज़ादी की मुहिम को हवा दे रहा है। अमेरिका का ये रुख आग से खेलने जैसा है और ये बहुत ही खतरनाक है। जो आग से खेलेंगे वो खुद जलेंगे। इसके अलावा चीन ने पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद कई सैन्य अभ्यास की घोषणा की। चीन ने ताइवान के चारों तरफ अपने फाइटर जेट और युद्धपोतों की तैनाती की है। शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चीन ने कहा कि वो 6 अलग अलग क्षेत्रों में 4 से 7 अगस्त तक लाइव फायर सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा, जो सभी दिशाओं से ताइवान के द्वीप को घेरता है। इसके अलावा सैन्य अभ्यासों के अलावा चीन ताइवान के सैन्य ठिकानों पर हमला भी कर सकता है। रूस ने चीन का समर्थन करते हुए नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की आलोचना की है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ज़खारोवा ने कहा कि रूस पेइचिंग के एक चीन सिद्धांत का समर्थन करता है और किसी भी रूप में ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करता है। वहीं उत्तर कोरिया ने भी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर अमेरिका के हस्तक्षेप की निंदा की। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को पेलोसी की ताइवान यात्रा पर चीन के आंतरिक मामलों में अमेरिका का अविवेकपूर्ण हस्तक्षेप कहा। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, वो ताइवान के मुद्दे में किसी भी बाहरी ताकत के हस्तक्षेप की घोर निंदा करते हैं और चीन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। चीन के साथ तनातनी के बीच ताइवान दौरे पर पहुंची अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अमेरिका की ताइवान के साथ एकता महत्वपूर्ण है और हम उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पेलोसी ने ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज हमारा प्रतिनिधिमंडल, जिस पर मुझे गर्व है, ताइवान आया है, जिससे ये साफ है कि हम ताइवान से किए अपने वादों से पीछे नहीं हटेंगे और हमें हमारी पक्की दोस्ती पर गर्व है। अब ताइवान के साथ अमेरिका की एकता पहले से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यही संदेश हम आज यहाँ लेकर आए हैं। बता दें, बीते 25 सालों में पहली बार कोई शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ताइवान के दौरे पर है। अमेरिकी सदन के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने बुधवार को ताइवान की संसद में कहा कि अमेरिका ने 43 साल पहले ताइवान के साथ हमेशा खड़ा रहने का वादा किया। ताइवान एक फलता फूलता लोकतंत्र है। इसने दुनिया को साबित कर दिया है कि आशा, साहस और दृढ़ संकल्प से चुनौतियों के बावजूद शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अब ताइवान के साथ पहले से कहीं अधिक अमेरिका की एकजुटता महत्वपूर्ण है। यही संदेश हम लेकर आए हैं। वहीं ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने बुधवार को अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी को इस महत्वपूर्ण समय में ताइवान का समर्थन करने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि द्वीप सैन्य खतरों के सामने पीछे नहीं हटेगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।